हाय गाइस, आज हम एक आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में से मेंस के हिसाब से। स्टेट द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस यूनियन कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स पर्टेनिंग टू द स्टेट लिस्ट। ठीक है, हमें पता ही है कि 3 तरह की लिस्ट होती हैं, तो किन किन सर्कमस्टांसेस में यूनियन जो है वो स्टेट लिस्ट में भी मैटर्स पर लेजिस्लेट कर सकता है। और ये पूछ रहे हैं कि क्या पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। हमें सबसे पहले क्वेश्चन ही समझना होता है ताकि उसी के हिसाब से हमें आंसर करना होगा। अगर हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो हम आंसर कुछ उल्टा पुल्टा लिख देंगे, फिर मार्क्स हमारे कम आते हैं। तो अब जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं वो आपके कौन से पार्ट में दिए हुए हैं, थोड़ा स्ट्रेस दीजिए। पार्ट 11 है, आपके आर्टिकल्स 245 से 255 पे हैं। ठीक है, ये आपके लेजिस्लेटिव रिलेशंस है। तो अब हम देखते हैं। द डिवीजन ऑफ पावर्स दैट इन्वॉल्व्स अ डिवीजन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेपरेट स्टेट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म के हिसाब से एक डिवीजन ऑफ अथॉरिटी है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है, द बेसिक फीचर ऑफ द फेडरलिज्म इज दैट द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल अथॉरिटी इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। हमें पता है ये सारी चीज़ों का डिवीजन किया हुआ है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। वो अपने हिसाब से चलता है सेंटर, और स्टेट अपने हिसाब से चलता है। ठीक है, उनके पास अपनी अलग अलग इंडिविजुअल पावर्स है। द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट्स 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बाय प्लेसिंग देम इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट्स, नेमली यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस हिसाब से की हुई है कि जो भी मैटर्स हैं उन्होंने यूनियन लिस्ट में डाल दिया, स्टेट लिस्ट में डाल दिया और कॉन्करेंस लिस्ट में डाल दिया। 3 तरह की लिस्ट हमें याद हो गई। एक इन लिस्ट के ना सीक्वेंस याद करने के लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है, जैसे यूपीएससी। अब पी तो पता है कि है ही नहीं, तो सबसे पहले यूनियन आ गई, फिर स्टेट लिस्ट आ गई, फिर आपकी कॉन्करेंट लिस्ट आ गई। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2-fold डिस्ट्रीब्यूशन करता है आपका लेजिस्लेटिव पावर्स का। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू द टेरिटरी, भाई टेरिटरी के हिसाब से। विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, दैट इज 3 लिस्ट। ठीक है, जैसे बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि मान लो फैमिली रिलेटेड मैटर्स जो हैं कौन सी लिस्ट में आते हैं, डिफेंस के कौन सी लिस्ट में आते हैं, तो उस हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। अब एक आता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। आर्टिकल 245 डिफाइन द एम्बिट और टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। तो ये जो आपका आर्टिकल 245 है ये डिफाइन करता है जो लिमिट्स हैं या एम्बिट है आपकी लेजिस्लेटिव पावर्स की। ये क्या कहता है? पार्लियामेंट मे मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट सेंटर हो गया तो सेंटर कहीं के लिए भी कोई भी लॉ बना सकता है। एंड अ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द टेरिटरी ऑफ दैट स्टेट। और जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा वो सिर्फ उसी स्टेट की टेरिटरी के लिए लॉ बना सकता है। इट इम्प्लाइज दैट द स्टेट लॉ वुड बी वॉइड इफ इट इज गिवन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, दैट इज इट इज अप्लाइड टू सब्जेक्ट्स लोकेटेड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। अब जैसे ये स्टेट है, मान लो ए, इनको बता दिया कि यही इनके मैटर्स है जिन पे ये लेजिस्लेट कर सकते हैं। तो ये कहता है आपका आर्टिकल 245 कि सिर्फ इस एरिया में ही एक स्टेट अपना लेजिस्लेट करेगा, वो उससे बाहर नहीं जा सकता। हाउएवर मैनी टाइम्स द स्टेट लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हैव बीन हेल्ड वैलिड। लेकिन कभी कभी अपनी टेरिटरी से बाहर जाकर भी जो कोई लॉज बनाए जाते हैं या बाहर की टेरिटरी से रिलेटेड जो लॉज होते हैं वो भी वैलिड कर दिए गए हैं। किसके थ्रू? इट इज़ डन बाय द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। तो इस टेरिटोरियल नेक्सस के थ्रू इन्होंने ये डॉक्ट्राइन को वैलिड किया हुआ है। ये डॉक्ट्राइन क्या कहता है? ये डॉक्ट्राइन कहता है इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट द ऑब्जेक्ट टू विच द लॉ इज अप्लाइड शुड बी फिजिकली लोकेटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। It is enough if there is a sufficient territorial nexus between the object and the state making the law। मतलब यहाँ पे देखो sufficient territorial nexus between the object and the state, कीवर्ड्स आ गए आपके कि भाई इट इज़ इनफ कि भाई सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस होना चाहिए बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्टेट, के किस ऑब्जेक्ट से उन्होंने वो लॉ बनाया है। राइट, ये पॉइंट
आपको लिखना होगा, इंपॉर्टेंट है कि भाई सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस होना चाहिए, जो हमारा एम या ऑब्जेक्ट था, और स्टेट जो लॉ बना रहा है. सिमिलरली यूनियन में मेक लॉ हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन एंड सच अ लॉ वुड नॉट बी वॉइड ऑन हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन. ठीक है, दोनों ही बना सकते हैं. एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन जो है, ये जो डॉक्ट्राइन है, ये इस चीज को सपोर्ट करता है. अब जैसे कि केस देखते हैं, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMDC. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी आ जाता है. द बॉम्बे स्टेट इनएक्टेड अ लॉ, बॉम्बे लॉटरीज एंड प्राइज कॉम्पिटिशंस एक्ट 1948. ये एक्ट टैक्स लेता था ऑन लॉटरीज एंड प्राइज कंपटीशन. ये एक्ट जो है फिर बाद में अमेंड हुआ, और इसने क्या बोला कि भाई जो भी कॉम्पिटिशन्स आपके न्यूज़पेपर्स में भी होते हैं, उसके ऊपर भी अब टैक्स लगेगा. तो टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन द इनकम ऑफ द रिस्पोंडेंट कंपनी कंडक्टिंग अ क्रॉसवर्ड पजल थ्रू न्यूज़पेपर. राइट, अब देखो क्रॉसवर्ड पजल होता है ना, अखबारों में आता है, तो उसके ऊपर भी टैक्स इम्पोज कर दिया, जो भी उसके क्रॉसवर्ड पजल के द्वारा वो इनकम जनरेट होती थी. क्यों? अब इसमें मतलब मुद्दा क्या है? ओके, प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड इन बैंगलोर, कि ये प्रिंट और पब्लिश तो होते थे बैंगलोर में. अब इन पे जो टैक्स लग रहा है वो बॉम्बे में लग रहा है. बट हैज़ वाइड सर्कुलेशन इन बॉम्बे. क्या था कि भाई बैंगलोर में तो छप रहा था, लेकिन अब बॉम्बे में भाई बड़ा प्रसिद्ध हो गया, लोगों को बहुत पसंद आता था, और वहाँ बॉम्बे के लोग भी उसे खरीदते थे और क्रॉसवर्ड पजल खेलते थे. अ नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम बॉम्बे पार्टिसिपेटेड देयर बाय. रिस्पोंडेंट ओपन कलेक्टिंग बूथ्स विद इन बॉम्बे. तो बहुत सारे कलेक्टिंग बूथ भी हो गए. तो पहले के ज़माने की बात है, उस टाइम पर कलेक्टिंग बूथ्स होते थे कि भाई अपनी इसके लिए, अखबार के लिए या कोई भी फॉर्म के लिए, जो भी अवेलेबल होता था इस क्रॉसवर्ड पजल के लिए, उसको खरीदने जाते थे. जो भी फीस होती थी वो कहाँ जाते थे? बॉम्बे जाते थे. दो आपका अखबार कहाँ पे प्रिंट और पब्लिश हो रहा है? बैंगलोर में हो रहा है. तो जो कंप्लीट एक्टिविटी थी वो कहाँ कंप्लीट हुई? आपकी बॉम्बे में हो रही थी, क्योंकि वहीं बिक रहा है, वहीं पर कलेक्टिंग बूथ भी बन गए हैं, सब कुछ हो गया. अब बॉम्बे स्टेट क्या कहता है कि भैया हमें तो इसके ऊपर आप टैक्स दीजिए. सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड टैक्स. जो रिस्पोंडेंट था उसने क्या बोला कि मेरा तो अखबार बैंगलोर में बन रहा है, मैं क्यों बॉम्बे की गवर्नमेंट को टैक्स दूं, ये तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हो गया. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा टैक्स इम्पोज्ड ऑन द कंपनी एज देयर एग्जिस्ट अ sufficient territorial nexus to enable the Bombay state to tax the respondent. ये sufficient territorial nexus था, उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता था. तो इस डॉक्ट्राइन के लिए sufficient nexus होना चाहिए between the state making the law and the object of the state. ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया देखो, ऑब्जेक्ट के बीच में आपका नेक्सस होना चाहिए. जो नेक्सस होगा वो मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी. The liability sought to be imposed must be pertinent to that connection. कि जो भी liability लगेगी वो उस connection के ऊपर होनी चाहिए. आर्टिकल 246 आ जाता है अब. ठीक है, 245 हमने समझा. फिर वो कहता है कि देयर इज़ अ यूनियन लिस्ट, जो एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स देता है यूनियन को कि वो लेजिस्लेट करे अपने 97 मैटर्स पे. फिर स्टेट लिस्ट आता है, एक्सक्लूसिव पावर देता है वो स्टेट को अपने 66 सब्जेक्ट्स पर. और कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट में दोनों कर सकते हैं, बोथ यूनियन एंड द स्टेट टू लेजिस्लेट ऑन 47 मैटर्स. ठीक है, अभी जैसे हम देख रहे थे ना, हमारा क्या टॉपिक है कि हम देख रहे हैं क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर्स हैं ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट. अब अगर कन्फ्लिक्ट आता है बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ ऑन सब्जेक्ट अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, तो यूनियन लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा. लेकिन अगर मान लो स्टेट लॉ जो रिजर्व था प्रेसिडेंट की असेंट के लिए, उसने असेंट को रिसीव कर लिया, तो वो प्रिवेल करेगा अपने एरिया में. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. द पावर टू लेजिस्लेट ऑन अ मैटर नॉट इनमरेटेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट. अब भाई ये तो नहीं है कि 3 लिस्ट में उन्होंने जो भी लिख दिया आपका बात खत्म हो गई, कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर तो रह ही जाता है. तो अगर कुछ ऐसा सब्जेक्ट रह गया जो आपकी 3 लिस्ट में मेंशन नहीं है, उसकी पावर वेस्टेड है आपकी यूनियन पार्लियामेंट में अंडर आर्टिकल 248. दिस इज नोन एज रेसिडुअरी पावर्स बिलोंगिंग टू द यूनियन गवर्नमेंट. ओके, रेसिडुअरी पावर का कौन सा आर्टिकल हो गया आपका? 248. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर
कैन नॉट बी साइंटिफिकली परफेक्ट एंड देयर हैपन्स टू बी ओवरलैपिंग। अब यार कभी कभी क्या हो जाता है कि मान लो मैं अपने ए ही सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन ना कोई बी सब्जेक्ट पे भी थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग हो भी सकती है। तो इन केसेस में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या वो वैलिड है, क्या वो ओवरलैपिंग हो सकती है, अगर कर सकते हैं तो किस तरह से कर देनी चाहिए। तो उन केसेस के लिए कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बनाए गए हैं। वो क्या है? ईच एंट्री टू बी इंटरप्रेटेड ब्रॉडली, दैट इज ईच एंट्री शुड बी गिवन वाइडेस्ट पॉसिबल एंड मोस्ट लिबरल इंटरप्रिटेशन। जो भी एंट्री है उसको बहुत खुली तरीके से अच्छे वाइड इंटरप्रिटेशन देनी चाहिए, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन देनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। व्हेन अ लॉ विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर एंक्रोचेज अपॉन अनदर मैटर, ठीक है, अब जैसे ये ए है, दूसरे के मैटर पे घुस रहा है, आउटसाइड इट्स कंपिटेंस, it cannot be held invalid merely because it incidentally encroaches on matters assigned to another legislature। ठीक है, कि सिर्फ भाई थोड़ा बहुत ही अगर वो उसके मैटर में घुस रहा है, उसके एरिया में घुस रहा है, अगर मान लो यूनियन स्टेट के मैटर में कुछ घुस रही है, तो सिर्फ इतनी सी बात के लिए उस लॉ को खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स। इसमें बंगाल मनी लेंडर एक्ट बनाया गया था, जिसने फिक्स किया मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि रिकवर किया जा सकता है बाय अ मनी लेंडर फ्रॉम हिज डेटर। तो अब प्रिवी काउंसिल ने अप्लाई किया आपका पिथ एंड सब्सटेंस का और हेल्ड किया जो लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी लेंडिंग एंड मनी लेंडर्स वाला था, वो स्टेट सब्जेक्ट था और वो वैलिड था। हाउएवर वो ना इंसिडेंटली थोड़ा बहुत ना आपके प्रोमिसरी नोट के सब्जेक्ट मैटर पे जा रहा था, जो कि सेंट्रल सब्जेक्ट था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि मान लो एक स्टेट ने एक लॉ बनाया ए, बी जो है वो एक सेंट्रल लॉ है, लेकिन ए की जो बाउंड्रीज थी, जो पावर थी ना, वो थोड़ी थोड़ी बी को भी एंक्रोच कर रही हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी ही एंक्रोचमेंट होती है और वो वैलिड होती है, तो उन केसेस में सिर्फ इतनी सी एंक्रोचमेंट में 0.01% या 1% एंक्रोचमेंट की वजह से ए लॉ को इनवैलिड नहीं करार किया जा सकता। फिर आपका आता है कलरेबल लेजिस्लेशन। यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली। जो तुम सीधे तरीके से नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उल्टे तरीके से करोगे। नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते। मीन्स अ लेजिस्लेशन विच वाइल ट्रांसग्रेसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन इज मेड टू अपेयर एज इफ इट वर क्वाइट कॉन्स्टिट्यूशनल। वैसे तो वो बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन ऐसे दिखाया उसे कलर करके कि देखो कितना साफ सुथरा है ये तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। जैसे कि देखिए स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह था। इसमें बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बना 1950। ये वॉइड करार किया गया था इस ग्राउंड पे कि दिखा तो ये रहे थे कि भाई हम कंपनसेशन कैलकुलेट कर रहे हैं जो भी हमें पेटिशनर को देनी है फॉर द एक्विजिशन ऑफ सरप्लस एरिया, बल्कि उल्टा वो कर क्या रहे थे, असल में वो कंपनसेशन दे ही नहीं रहे थे, बस सिर्फ दिखा रहे थे। वो जो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो उसी तरह से इन्होंने क्या बाहर से सुंदर सुंदर कलर कर दिया और दिखाया कि हमारा एक्ट देखो कितना अच्छा है, और अंदर से उनके मन में गलत इंटेंशंस थी। फिर आपका आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर्स। अब ये किस बेसिस पे है? द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स फॉल्स बोथ इन द यूनियन एज वेल एज द स्टेट लिस्ट, बट अगर जैसे हम केयरफुल स्क्रूटनी करें तो उन केसेस में क्या है कि कोई ना कोई सब्जेक्ट एक दूसरे से इंसिडेंटली ऊपर नीचे आ ही जाता है। तो ये जो आपका एक्सप्रेशंस है इंसिडेंटल एंड एंसिलरी, वो मीन करते हैं द पावर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज्ड फॉर द प्रॉपर एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स एक्सप्रेसली। तो बेसिकली अगर छोटा मोटा ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको अवॉइड करने का, बेसिकली ये यही कहना चाह रहे हैं। अब आपका आता है टॉपिक रिपग्नेंसी बिटवीन अ यूनियन लॉ एंड अ स्टेट लॉ। ये आपका आर्टिकल है
254 अगर कोई भी इनकंसिस्टेंसी हो रही है, जो भी लॉज पार्लियामेंट या मेड बाय द स्टेट है उनमें कुछ भी कंफ्यूजन हो रही है, तो उस केसेस में क्या होगा, देन द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट वेदर पास बिफोर और आफ्टर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल प्रिवेल। ठीक है, तो जो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट होगा वो प्रिवेल करेगा इन केस ऑफ रिपग्नेंसी। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या था कि किन किन केसेस में यूनियन जो है वो लॉज बना सकती है फॉर स्टेट। तो वो बना सकती है नेशनल इंटरेस्ट में, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में, विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट, फॉर गिविंग इफेक्ट टू ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, और फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है, इनमें से हो सकती है, अगर और भी कोई आपको पॉइंट लगे मैंने मिस आउट कर दिया तो वो आप देख सकते हैं कि इन केसेस में जो पार्लियामेंट है उसको पावर दे दी जाती है कि अब जो स्टेट मैटर्स हैं उन पे भी आप लॉ बनाइए। ठीक है, आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। मेंस में इस तरह से लिखना होता है, काफ़ी अपने माइंड में रखना होता है कि क्या क्वेश्चन है और क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर लिखना है, कुछ इधर उधर की बातें नहीं लिखनी होती। वो आपसे कुछ भी फालतू एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ टू द पॉइंट आंसर्स ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो थैंक यू गाइज, अपनी तैयारी बरकरार रखिए और करते जाइए। थैंक यू सो मच।